नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सब स्वस्थ होंगे, व्यवस्थित होंगे और मस्त होंगे और अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे। पिछली क्लास में हमने बिंदु पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए और उनके प्रमेय के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, प्रश्नावली 11 है कक्षा 10 की, और वो है समरूपता। नया चैप्टर है साहब अपने समरूपता। समरूपता के बारे में हम जानकारी लेंगे कि समरूपता क्या होती है। सम यानी समान, रूप यानी रूप, जिनका समान रूप होता है वह रहती है समरूपता। अब इसमें क्या है, इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जो है सर्वांग समता। सर्वांग क्षमता, तो दो शब्द आते हैं अपने पास, एक तो आता है समरूपता और एक आता है सर्वांग क्षमता। ये दो शब्द हैं, समरूपता और सर्वांग क्षमता। हम कई बार विद्यार्थी समरूपता और सर्वांग क्षमता में कोई विभेद ही नहीं कर पाता, दोनों को एक ही मान लेता है, जबकि समरूपता और सर्वांग क्षमता दोनों अलग अलग हैं। किस प्रकार? हमें समरूपता समझने के लिए सबसे पहले सर्वांग क्षमता और समरूपता को समझना जरूरी है कि समरूपता क्या है और सर्वांग क्षमता क्या है। अब देखिए, इसे मैं आपको कुछ आकृतियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, जैसे समरूपता में कोई एक वर्ग है अपने पास और एक छोटा वाला वर्ग है, ये वर्ग है और ये वर्ग है। तो ये क्या है, एक वर्ग की आकृति है और इसके समान रूप में क्या है, दूसरा वर्ग है। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या है, परस्पर समरूपता है। और अगर सर्वांग क्षमता की बात करें तो हम देखेंगे कि जो ये वर्ग है, इसी लंबाई का, इसी चौड़ाई का अगर कोई दूसरी आकृति बनी हुई है तो ये क्या रहेगा, सर्वांग सम। मेन डिफरेंस क्या है इनमें कि जो समरूपता है, अगर समान रूप की अन्य आकृतियां हैं तो वो क्या रहेगी, समरूपता रहेगी। और अगर सर्वांग क्षमता है तो दोनों की आकृतियां क्या रहनी चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए। उनके आकार, या तो जैसे क्या है लंबाई चौड़ाई, तो ये बड़ी साइज का है, ये थोड़ी छोटी साइज का है। इसी प्रकार सर्वांग क्षमता में क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या रहेगी, सर्वांग क्षमता। और अगर केवल समरूपता यानी कि रूप समान होना चाहिए, यानी कि आकृतियां एक जैसी होनी चाहिए, ये वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए। ये कतई फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्ग छोटा है या बड़ा है, लेकिन समरूप में होना चाहिए। और सर्वांग सम यानी कि सभी समान हो, सर्वांग सम यानी कि सभी चीजें समान हो। जैसे व्रत है तो एक ये व्रत है अपने पास, इससे छोटी आकृति का एक दूसरा व्रत है, तो ये दोनों आकृतियां क्या रहेगी, समरूपता रहेगी। अगर इन दोनों व्रतों को हम सर्वांग क्षमता सिद्ध करें, सर्वांग क्षम कब होंगे, जब जैसे एक व्रत है अपने पास और इसी आकृति का अगर कोई दूसरा व्रत है, तो जब आकृतियां समान रहेगी तो वो क्या रहेगा, सर्वांग क्षमता रहेगी। दोनों आकृतियां सर्वांग क्षमता के नियम का पालन करेगी। तो समरूपता और सर्वांग क्षमता के लिए हमें क्या आवश्यक है कि समरूपता के लिए तो क्या होना चाहिए, समरूपता के लिए क्या आवश्यक है, हमने देखा कि रूप एक जैसा होना चाहिए, रूप एक जैसा। समरूपता के लिए क्या रहेगा, रूप एक जैसा। भले आकृतियां छोटी हो जाए, उसे कोई, अगर वर्ग है तो दूसरी आकृति भी क्या रहनी चाहिए, वर्ग। अगर पहला व्रत है तो दूसरी आकृति भी व्रत। इसी प्रकार पहला त्रिभुज है तो दूसरी आकृति भी त्रिभुज। जबकि समरूपता, सर्वांग क्षमता में क्या याद रखना है, अगर पहला जिस लंबाई चौड़ाई का वर्ग है उसी लंबाई चौड़ाई का दूसरा वर्ग होना चाहिए, जिस त्रिज्या का एक व्रत है उसी त्रिज्या का दूसरा व्रत होना चाहिए, तो वो क्या रहेंगी, सर्वांग क्षमता। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इनका तो क्या है, रूप एक जैसा होता है, और समरूपता में तो क्या है, रूप एक जैसा होता है। और सर्वांग क्षमता में क्या रहता है, रूप के साथ रूप व आकार, रूप व आकार दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे। रूप और आकार दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो मेन डिफरेंस क्या है कि सर्वांग समरूपता में तो रूप एक जैसा होगा और सर्वांग क्षमता में रूप व आकार अलग अलग, रूप और आकार दोनों समान होने चाहिए। इसमें तो केवल रूप यानी कि आकृति समान होनी चाहिए, इसमें रूप भी हो और आकार भी एक जैसा होना चाहिए। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि समरूपता और सर्वांग क्षमता में क्या अंतर है।
इसी प्रकार अगर इनको एक और अलग रूप में गणितीय रूप में लिखें तो समरूपता और सर्वांग क्षमता के लिए हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, जो समरूपता होती है, समरूपता के लिए हमें दो प्रतिबंध ज्ञात होने चाहिए। क्या, कौन कौन से दो समरूपता के लिए हमें दो प्रतिबंध ज्ञात होने चाहिए। क्या प्रतिबंध है इनके कि एक तो संगत कोण क्या हो, संगत कोण समान हो। क्या प्रतिबंध होने चाहिए कि एक तो क्या हो, दोनों समरूपता की अगर कोई भी आकृति है समरूप है तो इनका क्या होना चाहिए, संगत कोण समान हो। और दूसरा प्रतिबंध अगर हम देखें तो दूसरा प्रतिबंध रहेगा अपने कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो ये क्या रहेगी, ये तो रहेगी समरूपता। और सर्वांग क्षमता के लिए क्या याद रखना है, सर्वांग क्षमता के लिए क्या याद रखना है, सर्वांग क्षमता के लिए पहला तो सही है, इसमें भी यही होता है कि संगत कोण समान होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। और दूसरा प्रतिबंध है कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरा है संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या प्रतिबंध है यहाँ पर, तो क्या है, दोनों में संगत कोण बराबर होने चाहिए। और क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो अनुपात समान हो, जबकि यहाँ पर क्या है, संगत भुजाएं ही क्या होनी चाहिए, बराबर। यहाँ अनुपात से कोई मतलब नहीं है। अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो वो समरूपता दर्शाएगी। और अगर संगत भुजाएं बराबर हैं, अगर संगत भुजाएं क्या है, बराबर है, तो वो क्या दर्शाएगी, सर्वांग क्षमता। तो आपको ये दो प्रतिबंध याद रखने हैं कि समरूपता के लिए कौन कौन से प्रतिबंध लागू होते हैं। तो कौन से प्रतिबंध लागू होते हैं कि संगत कोण समान हो, और दूसरा प्रतिबंध है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब हम देखेंगे कि समरूपता व सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता तो खैर अपने नहीं है, और समरूपता भी अपने प्रश्नावली 11 में केवल त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में ही बताया गया है, पूछा गया है। तो हम केवल त्रिभुजों की समरूपता, भाई जो कोर्स में उससे संबंधित ही अगर हम पढ़े तो ज़्यादा आसानी रहती है। नहीं तो ये तो चैप्टर टॉपिक्स तो बहुत बड़े होते हैं, अतः है इनका तो कोई ये नहीं है। तो अब जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, जो आपके स्तर का है, आपके लेवल का है, उसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समरूपता को हम देखते हैं कि अब जैसे समरूपता से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी प्रकार कि सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समव्रत होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपको पहले तो दो प्रतिबंध ज्ञात होने चाहिए। क्या है प्रतिबंध कि संगत कोण क्या हो, समान हो, और दूसरा प्रतिबंध है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब प्रतिबंधों के बाद देखिए आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 11.1 के में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपका पहला क्वेश्चन है कि सभी व्रत ... होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग क्षमता दर्शाते हैं। तो सभी व्रत क्या होते हैं, सभी व्रत क्या होंगे, समरूप होते हैं। अगर एक जैसे व्रत रहेंगे तो क्या रहेंगे, समरूप। अगर उनकी त्रिज्याएं भी समान हो जाए, आपसे पूछ लें कि एक ही त्रिज्याओं के व्रत होते हैं तो वो क्या रहेंगे, सर्वांगसम भी रहेंगे। तो सभी व्रत अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ है तो क्या रहेंगे, समरूप होते हैं। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सभी व्रत क्या होते हैं, 4 शब्दों में पूछ लिया कि साहब समरूप होते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन की सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, वो भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होंगे। और अगर कोई प्रतिबंध लगा दिया तो प्रतिबंध लगाते हैं तो क्या रहेगा, फिर सर्वांग क्षमता का पर भी विचार करेंगे। जब तक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है तब तक तो हम क्या कहेंगे कि समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कौन से त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं। शायद क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है मेरे को। सभी त्रिभुज होते हैं, ये क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं।
तो अपन से पूछा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज समबाहु रहेगा तो वो क्या रहेगा? अगर त्रिभुज समबाहु रहेंगे तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज। इसी प्रकार नेक्स्ट आपको ये याद नहीं रखना है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज नहीं होते। अगर त्रिभुज समबाहु है तभी वो समरूप त्रिभुज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सत्य असत्य पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है क्या? पूछा है कि दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है क्या? अब जैसे एक आकृति ये है और दूसरी आकृति ये है, तो क्या दोनों आकृतियां सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होगी क्या? समरूप भी होगी, क्योंकि जो इनका कोण है, कोण भी बराबर रहेंगे और उनके भुजाओं के जो मध्य अनुपात है वो भी समान रहेगा। तो क्या रहेगा कि ये लाइन आपको अच्छी तरह याद करनी है कि अगर दो सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप तो होती है, लेकिन दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। सर्वांगसमता ये क्या है? असत्य आ जाएगा इसमें। ये क्या रहेगा? असत्य। मैं इसको आपको अच्छी तरह समझा दूं, लिखा दूं। यहां तक तो हो गया। आपने इसको एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए। क्या लिखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। क्या याद रखना है आपको? दो क्वेश्चन है कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, हाँ साहब होती है। क्या दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है क्या? तो दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। स्टार लगा के लिखवा दिया मैंने कि सभी सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। समरूप यानी तो आकार समान रहेगा, जिसमें हो जाएगी वो समरूप। तो जबकि समरूपता के लिए क्या है? समरूपता के लिए हमें वो पूरी आकृति भी समान होनी चाहिए, रूप के साथ साथ आकार भी समान होना चाहिए, जब क्या रहेंगे वे सर्वांगसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि दो बहुभुज समरूप होते हैं। जो प्रतिबंध लिखा था समरूप का वो देखिए कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि उनका भुजाओं का अनुपात समान हो एवं संगत कोण बराबर हो। तो ये क्या है? सत्य है। किसी भी बहुभुज के लिए समरूप होने का क्या प्रतिबंध है? कि उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। और संगत कोण कैसे हो? समान या बराबर हो। तो वो दोनों आकृतियां क्या रहेगी? समरूपता दर्शाएगी। तो आज हमने समरूपता का सामान्य परिचय देखा और आपके चैप्टर नंबर 11 का प्रश्नावली 11.1 देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।